Hello guys, welcome back to your channel Wiki Vlogs. I'm Wiki and today's video is going to be about the ownership experience of this Aprilia SR150. I have the 2019 model with me of Aprilia SR150 which belongs to my trainee turned friend and a team member Vaibhavi. And आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, वैभवी ने ये बाइक क्यों ली है, Aprilia SR150 लेने के पहले उनके पास क्या ऑप्शन थे, 2019 से इसकी कितनी सर्विस ये कर चुके हैं, ओवरऑल इसमें क्या उनको चीज़ें अच्छी लगी है और क्या बेहतर हो सकते हैं वो हम देखेंगे। दिस बाइक हैज़ डन अबाउट 12,000 किलोमीटर्स और इन 12,000 किलोमीटर्स में ज़्यादातर गाड़ी मैंने ही चलाई है, तकरीबन आई थिंक 6-7,000 किलोमीटर्स आई वुड हैव ड्रिवन इट एंड इट हैज़ डन मेजरली, आई हैव डन मेजरली इंटर स्टेट राइड्स। तो ज़्यादातर ओनरशिप एक्सपीरियंस जो होगा वो मेरी तरफ से होगा, हालांकि वैभवी से भी हम पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप कीजिए। एंड अगर आप भी मेरी तरह ऑटोमोबाइल शौकीन है, अगर आपको भी कार और बाइक में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा एंड इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आइए कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो आई हैव वैभवी विथ मी। वैभवी इज द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस व्हीकल। वैभवी, तो टू व्हीलर लेने के पीछे का रीज़न क्या था? व्हाई डिड यू थॉट ऑफ बाइंग अ स्कूटर? इसका प्राइमरी रीज़न था मेरा कम्यूट। जब मेरा पहला जॉब लगा था देन आई हैड पुणे। बेसिकली मैं एक्चुअली कर्नाटका से हूँ, तो पुणे में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती थी, वहाँ पे बसेस वगैरह ट्रैवल करके जाना पड़ता था एंड दे वुड टेक अराउंड 1.5 आवर टू रीच आवर ऑफिस एंड इवन रीच माई रेसिडेंस। तो मेरा कम्यूट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। देन आई मेड माई माइंड कि मुझे बाइक लेना है कम्यूट के लिए। सो वैभवी, व्हाई Aprilia? वाई Aprilia? द मेन रीज़न इज़ मैंने जब आपसे डिस्कस किया था तो आपने मुझे सजेस्ट किया कि वाई Aprilia, क्योंकि एंटॉर्क मैं लेने चली थी 125 सीसी का, जो मुझे सीसी एक्चुअली मैटर नहीं करता था। तब मैंने जब आपसे डिस्कस किया कि मैं कम्यूट के लिए मेरा इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं एंटॉर्क के लिए देख रही हूँ। मैंने एक्चुअली आपको पूछा भी नहीं कि मैं कौन सा बाइक लूँ एंड मुझे उस दिमाग में आया नहीं है कि आप तो मतलब बाइक के बारे में बहुत कुछ जानते हो, देन यू शुड हैव सजेस्टेड मी बेटर, बट ग्लैड यू डिड। Aprilia मुझे पता भी नहीं था आपके बोलने से पहले कि ये कौन सी कंपनी का है। देन आई आस्क्ड यू दैट सेम क्वेश्चन कि Aprilia कौन सी कंपनी का है एंड मैं तो जानती भी नहीं हूँ इसके बारे में। तो आपने सब कुछ इतना बोलने के बाद एंड द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग वाज टू कन्विंस माय मॉम। एंड रिएक्शन कैसे था जब एंटॉर्क नहीं एंड देन यू थॉट ऑफ Aprilia? हाउ वाज देयर रिएक्शन फैमिली में? शी आस्क्ड द very first question, the same question which I asked you, that is which company is Aprilia? और 150 सीसी का मतलब तुमको सिर्फ कम्यूट के लिए चाहिए, देन यू कुड हैव गॉन फॉर एंटॉर्क और इधर जुपिटर और होंडा प्लेजर और एक्टिवा। देन आई वॉज लाइक कन्विंसिंग हर कि 150 सीसी एंड मैंने उनको बोला कि मॉम अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बाइक अभी बहुत ज़्यादा लंबे साल के लिए चलती है, तो बाइक हम रोज़ रोज़ तो लेते नहीं हैं। देन बेसिकली सारे बताए हुए मेरे पॉइंट्स आपने वहाँ आगे कॉपी पेस्ट कर दिए। मतलब आपकी बात सच है, तो इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं कट शॉर्ट आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इफ रिक्वायर्ड आई विल आस्क यू टू कम बैक इन द वीडियो अगेन। इफ यू वर टू गो बैक इन द टाइम इन 2019 and ask the decision, would you like to change the decision of buying Aprilia or you would still stick to the same? I will still stick to Aprilia and I'll never change my mind other than Aprilia. Great. Thank you so much Vaibhavi for your inputs. बाकी का जो है ओनरशिप मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, और अगर और कोई इन्फॉर्मेशन लगेगी तो मैं दोबारा आपको वीडियो में दूँगा। थैंक यू। Perfect. ओके गाइज, सो वी हैव द Aprilia SR150 और मैं इसकी पूरी डिटेल्स लाया हूँ खुद ही लिखकर एंड हर एक चीज़ मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं गाइज बिल्ड क्वालिटी की। सो अगर आप इसका कोई भी पार्ट टच करें, फील करें, बटन हो या कोई पैनल हो या कोई मेटल का पर्टिकुलर पार्ट हो, हर एक पार्ट इसका प्रीमियम फील होता है क्योंकि वो प्रीमियम है। एंड इसके सारे पैनल्स जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। इसमें जो भी प्लास्टिक यूज़ हुआ है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। जैसे कि आप कोई दूसरा छोटा सा पार्ट भी देखते हो, जैसे मान लो ये छोटा सा हुक अगर आप देख रहे हो
ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगर ये वीडियो में फोकस कहीं पे छूट रहा है तो गाइज आई एम रियली सॉरी, इतनी धूप है कि मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो दूसरी बात इन पैनल्स की, ये जो जहाँ भी पैनल जॉइन होते हैं, कोई भी पैनल दूसरे पैनल से ये जब जॉइन होता है तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है। कोई एक्स्ट्रा या कोई एडिशनल गैप वगैरह ऐसा इसमें कभी फील नहीं होता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया गया है, फिटमेंट यूज़ की गई है, सो इट्स रियली नाइस। लेकिन जैसे कि पार्ट्स काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं, इसकी एक दिक्कत ये है कि ये सारे पार्ट्स, फिर इसका कोई छोटा पार्ट क्यों ना हो, जैसे कि मिरर या फिर कोई काउल या फिर आगे की फेयरिंग, तो ये काफ़ी महंगे अवेलेबल होते हैं। इट इज़ नॉट अफोर्डेबल, मतलब कंपैरेटिवली टू अदर स्कूटर्स इन द मार्केट। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है कि आप BMW या फिर ट्रायम्फ जितना पे कर रहे हो एप्रिलिया के लिए, ऐसा नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम कंपेयर करें स्कूटर सेगमेंट में तो इसकी पार्ट्स की कीमत काफ़ी ज़्यादा महंगी है। दूसरी दिक्कत ये आती है गाइस कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो ज़्यादातर आपको सर्विस सेंटर से ही लेने पड़ेंगे। ये पार्ट्स आपको बाहर से आफ्टर मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है। सो दैट इज़ द रीज़न आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। आप एक्सीडेंट नहीं कर सकते या फिर आपको एक्सीडेंट अवॉइड करने पड़ते हैं, गिरना अवॉइड करना पड़ता है, काफ़ी ध्यान से आपको चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई पार्ट का नुकसान होता है, कोई पार्ट अगर आपको चेंज करना पड़े तो आपको सर्विस सेंटर से ही लेना पड़ेगा एंड वो आपको बहुत महंगा मिलेगा। एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई थी, जैसे कि आप ये फ्रंट में स्क्रैचेस देख रहे हो स्टिकर के पास, ये वाले। सो ये जो स्क्रैचेस है यहाँ पे और ये जो स्क्रैचेस है कुछ इस तरफ, ये इसलिए हुए थे कि मैं अपने लोकेलिटी में बाइक लेके गया था एंड पार्क कर ही रहा था, बट पार्किंग के लिए वहाँ पे एक पत्थर था, उस पत्थर को हटाने में जस्ट मैं बाइक से नीचे उतरा और एक छोटे बच्चे ने आके जो है थ्रॉटल एक्सेलरेट कर दिया और गाड़ी जो है सीधा जाके आगे थोड़ी सी टकरा गई और गिर गई। उसकी वजह से वो स्क्रैचेस आए और तब मैंने पता किया स्टिकर्स की प्राइसिंग, तो स्टिकर्स कुछ 2500 के मिल रहे हैं, विच आई विल बी फिक्सिंग इट अप वेरी सून। बट मेरे दिमाग में ये भी था कि सिर्फ मैं स्टिकर चेंज करूँ या फिर शुड आई गो फॉर द कंप्लीट फेयरिंग मुझे 5000 की मिल रही थी। बट देन आई क्लोजली इंस्पेक्टेड, इतना कोई इसमें डेंजरस ऐसा मार्क नहीं है कि पैनल कहीं से टूटा नहीं है, जस्ट द स्क्रैचेस विच द बाइक हैज़ टेकन। तो ये है बात रिलेटेड टू द पार्ट्स। दूसरी बात अगर आप देखोगे मिरर्स की, तो गाइज़ ये मिरर की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कोई फ्लिम्जी मिरर नहीं है, वही वहाँ बैठी हुई है, धूप से बच रही है। सो काफ़ी ज़्यादातर अलग स्कूटर्स के क्या होता है कि मिरर झुक जाते हैं। एक्टिवा में आपने देखा होगा ऐसा लटक से जाते हैं झुमकों की तरह। एप्रिलिया में ये कहानी नहीं है, हालांकि 2-3 अलग ब्रांड भी है, उसमें भी ये अभी दिक्कत नहीं आती, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसमें काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ये दिया गया है। ये मैंने खुद एडिशनली नेविगेशन के लिए रखा था ये। ऑल राइट, और लुक्स की बात करें तो गाइज़ इसका लुक्स पीछे से कुछ इस तरह से आपको दिखता है एंड इट इज़ रियली एन हेड टर्नर। लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये बाइक अभी भी ज़्यादातर मार्केट में या फिर रोड पे आपको नहीं दिखेगी और इसकी वजह से लोग काफ़ी दफ़ा जब मैं कहीं ढाबे पे वगैरह रुकता हूँ तो लोग सामने से पूछते हैं कौन सी बाइक है, और कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि इज़ इट इलेक्ट्रिक। तो इस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स रहा है विच इज़ लाइक वेरी नाइस। सो वो बात है, और इतने अच्छे पार्ट्स होने की वजह से आपको बार बार जो है मैकेनिक के पास जाना नहीं पड़ता, क्योंकि सारे पार्ट जो है अच्छी तरह से फिटेड रहते हैं। सो दिस इज़ बिल्ट टू लास्ट। ये ऐसा नहीं कि आपको 2-3 साल चलेगा। जो जैसे फोक्सवैगन है, स्कोडा होती है कार्स में, वैसे ही एप्रिलिया है बाइक्स में कि आप ये दिस इज़ बिल्ट टू लास्ट। 10 साल चलाओ, 15 साल चलाओ। तो दैट्स द रीज़न व्हेन वैभवी आस्क्ड मी कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आई सजेस्टेड दिस बिकॉज इट्स हर हार्ड एंड मनी। ऐसा नहीं कि इंसान बार बार बाइक चेंज करे, तो लेके आप फुर्सत आपको होनी चाहिए कि कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न। अब बात करेंगे गाइस पावर की। इसका जो पावर टेरेन आप देख रहे हो पीछे है, दिस इज़ व्हाट वी हैव, द इंजन विच इज़ पावरिंग अप्रिलिया 150 cc है एंड ये यहाँ पे इसका क्लच है। द बेस्ट पार्ट इज़ द पावर इज़ एक्सेलेंट गाइस। पावर इतनी ज़्यादा है कि आप सिर्फ थ्रॉटल करें, थोड़ा सा हल्का सा आप थ्रॉटल दोगे तो भी गाड़ी इमीडिएट पिकअप ले लेती है। दूसरी बात, इमीडिएट पिकअप होने का फ़ायदा ये मिलता है कि गाड़ी जो है जगह पे उठती है, इससे कि आप इमीडिएट ओवरटेक किसी भी व्हीकल को कर सकते हैं। इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये है इस इंजन की कि ये आपको
कंफर्टेबली क्रूजिंग स्पीड 80 to 90 दे सकता है थ्रू आउट द डे। ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको जो है ब्रेक लेना पड़ता है तकरीबन 60-70 किलोमीटर्स पे, बिकॉज इट्स 150 सीसी सिंगल सिलेंडर है, तो आपको डेफिनेटली ब्रेक तो लेना पड़ता है, बट यू कैन मेंटेन 80-90 कंफर्टेबली। एंड गाइज, जब भी मैं 80-90 भी चला रहा होता हूँ हाईवे पे टूरिंग के दौरान और कोई बड़ी लॉरी, ट्रक या ट्रेलर मुझे ओवरटेक करना होता है, सो देयर इज़ इनफ जूस लेफ्ट इन द इंजन। सो ऐसा नहीं कि 90 के बाद अगर मुझे ओवरटेक करना है तो गाड़ी साथ नहीं दे रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से आई गो ऑन 100-120 पे भी चला जाता हूँ। इनफैक्ट कई दफ़ा मुझे नहीं पता चलता कि आई एम क्रूजिंग एट 110-120 इतनी आसानी से, अनलेस एंड अनटिल आई सी द ओडोमीटर। तो वो बात है। सो एक्सीलेंट पिकअप, गुड क्रूजिंग स्पीड, एंड इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इस पर लोड लगेज वगैरह भी कैरी करता हूँ, थोड़ा सा वज़न बढ़ जाता है, तो भी ऐसा नहीं कि पावर आपको कम फील होती है, पावर उतनी ही अच्छी मिलती है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये पिकअप देती है और ओवरटेक करने में भी हेल्प करती है। द नेक्स्ट थिंग इज़ इसका गियर बॉक्स जो है काफ़ी इंप्रेसिव है। आप पीछे देख सकते हैं, वो रहा उसका गियर बॉक्स, ठीक है, क्लच असेंबली। सो इट हैज़ रियली अमेजिंग गियर बॉक्स, काफ़ी स्मूथ है, आपको इंजन ब्रेकिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। मोस्ट ऑफ टाइम व्हेन आई एम क्रूजिंग एंड मुझे ब्रेक लेना है, आई डोंट नीड इट नेसेसरली टू यूज़ द ब्रेक्स, भले वो रियर हो या फ्रंट ब्रेक हो, मैं इंजन ब्रेकिंग भी इसके थ्रू कर सकता हूँ, अनलाइक मोस्ट ऑफ द स्कूटर्स इन द मार्केट। तो वो बात है। अब थोड़ा सा बात करते हैं दिक्कत की। दिक्कत इसमें ये आती है गाइस कि जब मैं स्लो ट्रैफिक, मूविंग ट्रैफिक जो होता है बम्पर टू बम्पर, उसमें अगर गाड़ी चलाऊँ तो इंजन में से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आपको सुनाई देती है। सो काफ़ी ग्रंट या फिर रफनेस आपको फील होती है विद दैट साउंड। ऐसा लगता है कि मान लो कि इंजन ऑयल ही नहीं है, यू आर राइडिंग विदाउट एन इंजन ऑयल इन दैट स्कूटर, बट ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट इट इज़ बिल्ट लाइक दैट। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा थ्रॉटल देके 1-2 इंच आगे बढ़ना चाहते हो, ट्रैफिक में सिर्फ क्रॉल कर रहे हो, तब आपको ये फील होगा। बट द मोमेंट यू इंक्रीज द स्पीड, यू गो ऑन 30, 40 प्लस, 50 प्लस, ऑल द वे टिल 100-120, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो काफ़ी स्मूथ आपको फील होता है। सो दैट्स अबाउट दी पावर। अब बात करते हैं गाइस पावर के नीचे जो है, यानी कि उसका व्हील एंड द टायर्स। इसके दोनों टायर जो है सेम साइज़ के हैं, लाइक विच यू कैन सी, दैट इज़ 120/70/14 का आपको टायर मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 120/70/14। फ्रंट में भी यही टायर आपको मिलता है, एंड सेम गोज़ विद द रियर। रियर में भी आपको यही सेटअप देखने मिलता है, 120/70/14। सो दिस इज़ व्हाट यू गेट। सो दोनों सेम टायर होने का फ़ायदा आपको मैं बता दूं कि इनकेस अगर आप लॉन्ग टूर जा रहे हो, लॉन्ग टूर के लिए जा रहे हो और सेफ साइड कभी आप एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील कैरी करना चाहते हो आपके साथ में, तो 2 अलग स्पेयर व्हील कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट कैरी 1 एक्स्ट्रा टायर जस्ट फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। सॉरी गाइस, थोड़ा फोकस अगर नहीं आ रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी। धूप बहुत है, जैसे मैं बता रहा था, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। आई जस्ट ट्राइड फोकसिंग और अभी क्लैरिटी मिल रही है। सो या, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। सो टायर्स दोनों सेम साइज़ के होने का फ़ायदा ये है कि आप एक स्पेयर व्हील कैरी कर सकते हो, जो इन केस इमरजेंसी आप आगे या पीछे में यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात है कि सेम साइज़ होने के वजह से आपको हर बार जब आप फ्यूल पंप पे जाते हो, फ्यूल स्टेशन पे जाते हो और हवा भरनी होती है, तो आपको वेरी क्लियरली बोलना पड़ता है कि पीछे भी सेम रखे आप 32 और आगे 29 कंपनी रेकमेंड करती है। सो 29 एंड 32 आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज दे फिल 28 इन द फ्रंट एंड 32 इन द रियर। सो 29 इज़ इन द फ्रंट एंड 32 इन द रियर। तो ये बात है। टायर्स की भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्ट टू लास्ट लॉन्ग। हालांकि इसके पीछे का जो टायर है वो हमने चेंज किया था। वजह ये थी कि वही कहीं से आ रही थी एंड पंचर लग गया था। पंचर इसके साइड वॉल में लग गया था और साइड वॉल जो है रिपेयर नहीं होती एज़ यू नो, तो हमने वो चेंज कर दिया व्हील। इसका कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1800 या 2000 रुपये के आसपास हमको ये जो है व्हील मिला। इस टायर की मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। द पैटर्न इज़ रियली नाइस। इट गिव्स अमेजिंग ग्रिप बोथ ऑन हाईवे एंड बैड रोड्स। मैं ऑफ रोड तो नहीं कहूँगा क्योंकि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ रोड्स, और ऑफ रोड के लिए कंपनी की तरफ से आपको अलग से सेटअप मिलता है एप्रिलिया पे, ऑफ रोड सेट ऑफ टायर्स, सो विच इज़ गुड। तो ये थी बात टायर्स की। दूसरी बात, एक्सीलेंट स्ट्रेट लाइन ग्रिप मिलती है। मतलब अगर आप सीधे रोड पे भी चला रहे हो, भले फिर बारिश हो, वेट रोड हो या ड्राई
या फिर वेरी हॉट, बट इफ़ यू आर ऑन द स्ट्रेट लाइन इट होल्ड्स द ग्रिप वेरी वेल। एंड सेम गोज़ ऑन दी कॉर्नर्स। हालांकि ज़्यादा झुकाता नहीं हूँ मैं कॉर्नर्स पे एप्रिलिया को व्हेन आई एम ड्राइविंग सोलो, बट देन व्हेनेवर व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड, जितना लीन करे तो उस पर भी आपको कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा महसूस नहीं होता कि पीछे का व्हील जो है वो छूट जाएगा, ग्रिप छोड़ देगा एंड यू नो लूज़ द ट्रैक्शन, वैसा कभी भी फील नहीं होता है। सो विड्थ इज़ ऑल्सो अमेजिंग, काफ़ी अच्छी विड्थ मुझे लगती है इस टायर प्रोफाइल की। 120 बाई 70 14, क्योंकि बाकी की जो स्कूटर्स है मैंने देखी है, जैसे बर्गमैन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे वो काफ़ी मतलब बॉडी बड़ी और टायर छोटा लगता है। सो दैट गिव्स अ वेरी ऑकवर्ड लुक। हालांकि इसमें ऐसा है, पहले आपको टायर दिखता है फिर आपको बॉडी दिखती है, एंड बॉडी एज यू कैन सी इज़ वेरी नैरो, स्लीक डिज़ाइन है और फ़िल्टर करने में, ट्रैफिक में फ़िल्टर करने में आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। सो दैट इज़ अबाउट दी टायर गाइज। अब हम बात करेंगे एप्रिलिया के सस्पेंशन की, और लिटरली आप देख सकते हैं सस्पेंशन के रिलेटेड मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं मेरे पास। सो सस्पेंशन के रिलेटेड अगर बात करें तो फ्रंट में जो है आपको ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से, एंड पीछे की तरफ आपको जैसे देखने मिलेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे सिंगल सस्पेंशन कॉइल सेटअप आपको मिल रही है। यहाँ पे इट इज़ नॉट गैस फिल्ड बट इट इज़ एडजस्टेबल, एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको जो है सेटिंग देखने मिल जाती है। बट दूसरी बात ये है गाइस कि कभी भी मुझे सस्पेंशन जो है एप्रिलिया का उसे क्या कहते हैं सेटअप करने की, एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल रहा है गाइस। ओके, सो द फ्रंट इज़ हैविंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन, ऑयल फिल्ड डबल टेलीस्कोपिक फोक, एंड रियर में भी हाइड्रोलिक है, शॉक एब्जॉर्बर। सस्पेंशन जो है व्हीकल का काफ़ी हार्ड है। ओके, एंड इसका बेनिफिट ये है कि हाईवे पे गाड़ी जो है काफ़ी स्मूथ परफॉर्म करती है, आपको बाउंसी फील नहीं होता है, और बाउंसी फील नहीं होने की वजह से स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो काफ़ी आगे का सस्पेंशन जो है वो भी सख्त है, और पीछे का सस्पेंशन जो है वो भी काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया है फॉर दैट पावर विच इट डिलीवर्स। बात करते हैं गाइज़ हाई स्पीड पे भी अगर मैं हूँ या लो स्पीड पे भी हूँ, अब सस्पेंशन जो है ज़्यादा हार्ड होने की वजह से आपको हर एक छोटा सा पॉटहोल जो है वो महसूस होता है। सो इवन दो जैसे कि सिटी में अगर आप देखते हो इस तरह के आपको पेवर ब्लॉक्स मिलते हैं, तो अगर कुछ अनइवन पेवर ब्लॉक्स भी मिले तो भी आपको जो है गाड़ी पे वो छोटे छोटे बम्प भी फील होते हैं। सो यू कैन लिटरली फील even if there is an ant which came under your tires, not literally but I hope you understood with the metaphor what I mean there। तो हर एक छोटे बम्प आपको फील होते हैं। दूसरी बात दिस इज़ बिकॉज कि इसका सस्पेंशन हार्ड है, तो मतलब इट्स नॉट अ कंप्लेंट दैट आई हैव एज सच, बट बिकॉज इट इज़ हार्ड तो आपको हाईवे पे इसका बेनिफिट देखने मिलता है, बट बिकॉज इट इज़ हार्ड इन द सिटी आपको हर एक जो है छोटे पॉटहोल्स का सामना करना पड़ता है। नाउ इस पे कॉर्नरिंग में जैसे मैं बता रहा था सस्पेंशन की सेटअप इतनी अच्छी है कि कॉर्नर्स पे भी आपको काफ़ी बढ़िया जो है परफॉर्मेंस देखने मिलता है। यू डोंट फील दैट द व्हीकल इज़ काइंड ऑफ शेकी और लूजिंग इट आउट फ्रॉम वन प्लेस, ऐसा कहीं फील नहीं होता है। यू ऑलवेज फील सो डिसेंट, वेरी नाइस, एंड इट गिव्स अमेजिंग फीडबैक ऑन द हाईवे एंड ऑन द कॉर्नर। सोलो में मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है। इफ़ आई से आउट ऑफ 100 आई फील 100% कॉन्फिडेंट राइडिंग दिस व्हीकल सोलो। बट जब कोई मेरे पीछे बैठता है इफ देयर इज़ अ पिलियन देन दैट कॉन्फिडेंस गोज़ अप by 200% literally। Now I don't know if it is like related anything technically, of course technically थोड़ा सा उसमें रोल होगा ही weight को लेके, and the torque will definitely play a different role altogether, but more or less मुझे लगता है psychologically भी थोड़ा सा इसमें जो है मुझे benefit ऐसा internally feel होता है कि when somebody is sitting behind then I literally feel that it is giving me more confidence to cruise or to corner or to ride। तो वो बात है। दूसरी बात गाइज़, इसका सस्पेंशन इतना हार्ड होने के बावजूद कोई भी अगर पॉटहोल हो बड़ा या छोटा, आपको सस्पेंशन बॉटम आउट होते हुए नहीं नज़र आता। सो एक्सेलेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हो तकरीबन 155 मिलीमीटर का आपको जो है
ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। और इसकी वजह से जो सैडल हाइट है, सैडल हाइट भी ज़्यादा है, 780 mm की सैडल हाइट है। तो जो फीमेल्स होती है, और इंडियन एवरेज हाइट आपको लड़कियों की पता ही है, ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो उनको पीछे बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। लिटरली मुझे बाइक जो है थोड़ी सी लीन करनी पड़ती है और तब जाके वो बैठ पाते हैं। या फिर हॉर्स पे जैसे आप बैठते हो, सैडल करते हो, इस तरह से आपको क्लाइंब करके उन्हें बैठना पड़ता है। सो दैट इज़ अबाउट दिस सस्पेंशन। So yeah, suspension, I'm very happy, no complaints. Only thing is that I have to compromise somewhere, and I'm compromising in the city. अब सस्पेंशन के अलावा जो चीज़ कंफर्ट देती है वो होती है आपकी सीट। ओके, सो सीट की बात करें, जैसे कि दिस इज़ द ड्यूल टोन सीट, द कलर मैचेस टू द स्कीम, थीम मेंटेन हो रही है। रेड कलर का आपको यहाँ पे ड्यूल टोन और ब्लैक कलर का ड्यूल टोन मिल रहा है, और इसकी स्टिचिंग भी आप देख सकते हो, वाइट थ्रेड्स वो यूज्ड। हालांकि ये जल्दी मैले हो जाते हैं, दैट्स द ओनली कॉम्प्रोमाइज़। और या ब्लैक पे इतना पता नहीं चलता, बट जहाँ पे रेड पे स्टिच किया गया है वहाँ पे पता चलता है दैट या इट इज़ काइंड ऑफ बिकम डर्टी, बट द सीट इज़ सो फर्म एंड कंफर्टेबल। इसकी अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर जो स्पंज यूज़ किया जाता है या फोम यूज़ की जाती है तो इतनी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी स्पॉन्जी या दबा दबा फील होता है या बैठने पे स्लोपी फील होता है। यू डोंट फील स्लोपी अनलाइक अदर स्कूटर्स इन द मार्केट। सो इट इज़ वेरी गुड। योर बट डजंट हर्ट ऑन लॉन्ग राइड्स, या फिर अगर आप आगे भी बैठे हो या फिर अगर आप पीछे भी बैठे हो एज अ पिलियन और आप लॉन्ग राइड करते हो, इवन इफ इट इज़ 500, 700, 1000 किलोमीटर्स लाइक मी, तो आपका बट हर्ट नहीं करता। यू डोंट फील लाइक ओके आई शुड टेक अ ब्रेक। सो दैट्स द थिंग। क्वालिटी जो है ऑब्वियसली ये लेदर तो नहीं है, ओके, बट देन द क्वालिटी ऑफ दिस मटेरियल, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस मटेरियल इज़, बट देन दिस मटेरियल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी प्रीमियम। एंड सिटिंग पोजीशन भी काफ़ी एक्सेलेंट है, जैसे मैं बता रहा था आपको, स्लोपी फील नहीं होता है। लेकिन एक दिक्कत है गाइस, जैसे कि इसमें जो है सीट ज़्यादा लंबी आपको नहीं मिलती है। सो मेरा जो एज अ राइडर एरिया है, मैं यहाँ जब बैठता हूँ, यहाँ से लेके आई कवर दिस मच पोर्शन, ओके, एंड पिलियन के पास बचती है इतनी सी जगह। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, सो इफ़ यू आर नॉट कैरिंग एनी लगेज, सो दैट इज़ ओके, बट व्हेन यू आर कैरिंग लैपटॉप बैग, या फिर बीच में अगर आपके बैग रखी हुई है, राइडर ने बीच में बैग रखी हुई है, और जब पिलियन को बैठना पड़ता है, लिटरली पिलियन का बट इसके बाहर चला जाता है। सो इट बिकम्स ट्रबलसम। लगेज आप कैरी नहीं कर सकते हो, आपकी पीठ पे, राइडर की पीठ पे, आपको पिलियन की पीठ पे वो आपकी बैग देनी पड़ेगी। सो दैट इज़ हाउ काइंड ऑफ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। नाउ ये जो रेड कलर है, सॉरी मैं पेपर देख रहा था, क्योंकि बहुत सारी है गाइस, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाली है अपनी ओनरशिप एक्सपीरियंस से, दैट्स द रीज़न। एंड या सो रेड कलर की मैं बात कर रहा था। ये जो रेड कलर की सीट है, ये काफ़ी लंबे समय तक रेड नहीं रहती। हालांकि शायद आपको यहाँ पे अच्छे से रेड दिख रही हो, क्योंकि वी आर इन ह्यूज सनलाइट, काफ़ी धूप में मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को, तो उसकी वजह से शायद आपको प्रॉपरली रेड दिखे। बट अगर आप पास से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रेड जो है वो रेड की तरह नहीं है, थोड़ा सा मैला हो गया। आई एम श्योर डिटेलिंग में ये क्लियर हो सकता है, बट या ऑफ कोर्स दैट इज़ एन एडिशनल खर्चा, एंड ऑब्वियसली वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट। व्हेन यू हैव एन एलिफेंट यू गॉट टू फीड इट, तो वो बात है। नाउ सो या क्लाइंबिंग एज अ पिलियन बिकम्स लिटिल डिफ़िकल्ट, ये भी मैंने कवर कर लिया है। सो दैट इज़ व्हाट अबाउट द सीट गाइज। ओके गाइज, तो जब सीट की बात कर ही रहे हैं तो हम अब ओके गाइज, सो अब हम सीट की बात कर ही रहे थे तो हम अंडर सीट स्पेस की भी बात करेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे जो है खोल के दिखा देता हूँ कि अंडर सीट इसका कैसा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई एम कैरिंग 2 वाटर बॉटल, मेरा छोटा सा बैग, और ये एक्स्ट्रा इंजन ऑयल का डब्बा। एक्स्ट्रा नहीं है एक्चुअली, इसमें 800 ml जाता है। सो आई एम हैविंग द रिमेनिंग 200 ml। एक कपड़ा है साफ़ करने के लिए, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे आपको बैटरी मिलती है, बैटरी कंपार्टमेंट इज़ हियर, फ्यूल का इनलेट इज़ हियर। सो अब बात करते हैं, दिस इज़ हाउ इट इज़ फ्रॉम दिस साइड। अंडर सीट आपको इस तरह से है, थोड़ा सा हॉलो मिलता है। सो इन केस इफ़ यू वांट टू कीप अ स्मॉल हेलमेट यू कैन। तो फुल साइज़ हेलमेट आप नहीं रख सकते, बट येस यू कैन पुट अ नॉर्मल साइज़ लड़कियों वाला हेलमेट जो होता है, नॉट हाफ हेलमेट, फुल साइज़ ओनली, बट आप वो रख सकते हैं।
अब डिटेल में अगर बात करें तो सीट के अंदर का जो हिस्सा है काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्पेशियस सा है। ओके, इसमें आप डॉक्यूमेंट, वाटर बॉटल, हेलमेट कैरी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अब थोड़ी देर पहले दिखाया ओपन करके। और इसमें दूसरी बात ये है कि इसका जो सीट के नीचे का हिस्सा है, मतलब स्पेस जो है नीचे की तरफ, इसमें आपको स्क्रूज़ मिलते हैं, 4 स्क्रूज़ लगे हुए हैं, वो आप खोल के जो है इंजन तक रीच कर सकते हैं, इंजन की तरफ रीच कर सकते हैं, ऊपर से पानी डाल के आप साफ़ कर सकते हैं। हालांकि ये रेगुलरली करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट इफ़ रिक्वायर्ड, काफ़ी अगर डर्टी हो गई है बारिश वगैरह में, तो आप वहाँ से ऊपर से पानी इसका छोड़ सकते हैं। ऊपर से पानी यहाँ पे डालोगे तो नीचे का एरिया क्लीन कर सकते हो। इट इज़ ओनली फिटेड विद फ्यू स्क्रूज़, तो वो बात है। दूसरी बात गाइज़, मैंने आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं दिखाया, सो चार्जिंग सॉकेट भी अंदर की तरफ दिया हुआ है, सीट के अंदर है, और ये काफ़ी अच्छे से चार्ज करता है, फास्ट चार्ज करता है। सो इफ़ आई एम लिटरली ऑन अ 0% बैटरी एंड आई एम राइडिंग इट फॉर लाइक 30 मिनट्स, इट विल गो अप टू 40 to 50 तो नहीं, 40 to 45% तक आपका जो है चार्ज कर देगा मोबाइल। तो आप लगा के रखें तो इट्स नॉट लाइक कि आपकी केबल फास्ट होनी चाहिए, ऐसा कुछ। वो चार्जर इटसेल्फ इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, 12 वोल्ट, आई थिंक दैट्स द कैपेसिटी, तो विच आई रियली लाइक। दूसरी बात है कि सीट के जो हिंजेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हिंजेस का मतलब ये होता है गाइस कि जब आप सीट ओपन करते हो तो यही वाला हिस्सा जो होता है बॉडी के साथ आपका जुड़ा होता है, तो वो भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ शायद आप अगर आप देख सकते हो तो आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल, तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपकी सीट जो है फर्म खड़ी होती है, इस तरह से हिलती नहीं है जब आप अगर आप उसको ओपन करते हो। सो इट इज़ वेरी वेरी फर्म, सो दैट इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक। तो बैटरी का जो मैंने आपको कंपार्टमेंट दिखाया थोड़ी देर पहले, तो बैटरी जो है इसके नीचे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी बाइक्स में देखा जाएगा या फिर किसी और स्कूटर में देखा जाएगा, जैसे एक्टिवा वगैरह में आगे की तरफ दिया जाता है, आपको पूरा फेयरिंग निकालना पड़ता है, जो आप खुद से नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। बट इसमें कैसा है, स्क्रूज़ सामने की तरफ लगे हुए हैं, बैटरी कंपार्टमेंट आपको जस्ट निकालना है एंड यू कैन एक्सेस द बैटरी व्हेन एवर रिक्वायर्ड, तो वो बात है। बैटरी ईज़िली आप चेंज कर सकते हो। लेकिन एक दिक्कत है गाइज़ कि ये जो स्पेस है सीट का, ये थोड़ा अगर आप कम करके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी अगर आप बढ़ाते तो काफ़ी अच्छा होता। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 6.67 लीटर्स के आसपास की है, बट दैट इज़ नॉट इनफ इन केस इफ़ यू आर गोइंग फॉर टूरिंग, क्योंकि अदरवाइज़ यू हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर फ्यूल आफ्टर एवरी 160-170 किलोमीटर्स वो लेना पड़ता है आपको, वो बात है। तो अगर आप साइज़ थोड़ा सा छोटा रख के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बढ़ा देते तो मज़ा आ जाता। कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ ऐसा कोई मॉडिफिकेशन मैं खुद कर लूँ, जैसे डकार रैलीज़ में जो बाइक होती है यहाँ पे खुद एक टैंक ही बिठा लूँ एंड वहाँ से पाइप का कनेक्शन देके आई कैन गो ऑन लॉन्ग टूर, बट वाई टू डू दैट मच झमेला व्हेन यू हैव अदर व्हीकल्स टू गो फॉर, बट देन या दैट इज़ समथिंग दैट यू लूज़ ऑन टू। दूसरी बात जो है बैटरी का लोकेशन जो है, एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ गाइज़ आपको थोड़ा सा। ये है बैटरी का लोकेशन। ओके, सो बैटरी के लोकेशन की दिक्कत ये है कि जब भी आप फ्यूल फिल करते हो, इसकी एक दिक्कत है कि जब भी आप फुल टैंक करते हो मेरी तरह, तो फुल टैंक करने पे जो फ्यूल है वो बाहर गिरना ही गिरना है। आप 100 दफ़ा बोल दो फ्यूल पंप वाले को कि भाई साहब संभाल के डालिए, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ऑटो कट होने के बावजूद ये ऊपर तक स्पिल हो ही जाता है। तो हर बार मुझे क्या करना पड़ता है, जब भी मैं अगर फ्यूल फिल कर रहा हूँ, मैं कपड़ा निकाल के यहाँ पर रख देता हूँ इस तरह से, सो दैट जब भी फ्यूल फिल स्पिल होता है तो बैटरी तक ना पहुँचे। अदरवाइज़ इट में काइंड ऑफ डू कोरोजन या फिर रस्टिंग वगैरह, जो भी। आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। हालांकि यहाँ पे फ्यूल ड्रेन का दिया हुआ है होल, बट बाय द टाइम इट गोज़ फ्रॉम ईयर और तब तक काम कर चुका होता है, इसलिए कभी कभी दिक्कत होती है। आप खाने पीने की चीज़ें भी है वो थोड़ी संभाल के इस तरह से मैं भरता हूँ। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अनदर दिक्कत। फ्यूल इनलेट जो है इसका काफ़ी टाइट है, बट इसको अगर आप दोबारा खोल के लगाए तो काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इसकी जो थ्रेडिंग है इसकी जो थ्रेडिंग है गाइस, वो थोड़ी सी आपको अलाइन करनी पड़ती है, नहीं तो कभी कभी टेढ़ा ऐसा लग जाता है। आप करते हो ना कभी कभी कैप लगाते हो किसी जार का, तो कैसे आपको ठीक से नहीं लगता। सो दैट इज़ द सेम थिंग विथ दिस कैप, बट या नेवरदलेस वो भी एक हिस्सा है। दूसरी बात, जो चार्जिंग सॉकेट में आपको बता रहा था गाइस, चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पे, फोकस तो यहाँ पे है चार्जिंग सॉकेट। आप चार्ज करते हो, फ़ोन अंदर रखते हो, तो दिक्कत ये होती है कि जब आप टूर पे जाते हो तो फ़ोन अगर आपने चार्ज पे लगा दिया अंदर, आपको नेविगेशन नहीं पता चलता। और आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड कि आप ब्लूटूथ ईयरफोन कनेक्ट करो और आपको टर्न बाय टर्न आप ऑडियो से सुनो, बिकॉज दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एज़ पर ट्रैफिक लॉ। तो
जब भी चार्ज करना पड़ता है वो अंदर डाल के ही करना पड़ता है। सो जस्ट इन केस अगर आपको चार्जर यहाँ कहीं मिल जाता, यू नो समवेयर हियर नियर द फेयरिंग, एंड वो तब भी चार्ज होता जब आप जो है कि इग्निशन ऑन करें तो बेटर होता। तो वायर यहाँ से लेके यहाँ नेविगेशन वाले यू नो सॉकेट पे मैं ले सकता था। तो मुझे वो थोड़ा सा जो है महसूस होता है। बैटरी की लोकेशन मेरे ख्याल से चेंज कर देनी चाहिए, अगर पीछे की तरफ नहीं तो कहीं आगे की तरफ, सो दैट अगर पेट्रोल फ्यूल स्पिल होता है तो इसका कोई ख़तरा ना हो। इट शुड नॉट बिकम हज़ार्डस, दैट्स द ओनली थिंग आई वुड से। एंड या फिर और एक चीज़ आप कर सकते हो, बैटरी को जो है एक रबराइज्ड सील दे सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी स्क्रूज़ वगैरह फिक्स होते हैं। तो अगर आप रबराइज स्क्रू दें तो मेरे ख्याल से वो बेटर होगा, ताकि कोई भी लिक्विड जैसे कि फ्यूल वगैरह जो है अंदर नहीं जाए। बाकी लिक्विड वगैरह से याद है, इस द व्हाट यू कॉल द सीट इज़ सो नाइसली सील्ड कि भले कितनी भी बारिश हो या फिर आप प्रेशर वॉश से भी गाड़ी धोते हो तो भी जो है बूट के अंदर आपका पानी नहीं जाता, विच इज़ रियली नाइस। सो काफ़ी वाटर टाइट है, आई वुड से। इट डजेंट अलाउ एनी वाटर सीपेज इनसाइड, वो बात है। फ्यूल टैंक की हमने बात कर ली है, जो नीचे है काफ़ी छोटा है, कम साइज़ का है, वो बढ़ा देना चाहिए। इनलेट को अगर हम इम्प्रूव करते हैं दैट इज़ गुड। माइलेज जो व्हीकल देती है दैट गिव्स मी अबाउट एनीवेयर बिटवीन 28 to 35 डिपेंडिंग ऑन वेयर आई एम राइडिंग। एज इन सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो आपको कम ही मिलती है, और अगर आप जो है हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे से आपको इसका माइलेज मिलता है। हाईवे पे इट गिव्स मी अराउंड 35, बट अगेन वो 140 या 150 टच होने पे मुझे जो है फ्यूल पंप ढूंढना ही पड़ता है। दूसरी बात अगर मैं करूँ इसकी फ्यूल रिलेटेड ही, अबाउट दी कंसोल, तो ये जो इंडिकेटर है फ्यूल का ये काफ़ी एक्यूरेट है, ठीक है। ऑब्वियसली अब साइड स्टैंड पे है तो इसलिए एम्प्टी दिखा रहा है, जबकि इसमें तकरीबन 3 लीटर्स अभी भी मौजूद है। बट व्हेन इट इज़ ऑन द मेन स्टैंड, सो द गुड पार्ट इज़ इट गिव्स एन एक्यूरेट रीडिंग ऑफ हाउ मच फ्यूल इज़ लेफ्ट इन योर व्हीकल। हालांकि आई नेवर रिकमेंड कि आप इसे देखें, बिकॉज दैट कैन बिकम मैल फंक्शन हो सकता है इसमें। तो आप हमेशा ट्रिप या अपनी ओडो को ध्यान दें, ट्रिप भी नहीं बल्कि ओडो। ट्रिप भी कभी कभी ज़ीरो हो जाती है इन केस बैटरी आप चेंज करने जाओ तो, या फिर बैटरी में अगर कनेक्शन वीक हो गया तो आप ओडो को फॉलो करें। ओडो कभी भी नील नहीं होता, सो यू शुड रिमेंबर, राइट इट डाउन कि इतने पे मैंने फिल किया था एंड हाउ मच इट विल गो। सो वो बात है। इसमें आपको देखने को मिलता है सिर्फ ये माइल्स में, और किलोमीटर में कोई भी आपको RPM रीडिंग वाली नहीं मिलती है मीटर यहाँ पे। सो या दैट इज़ अबाउट द फ्यूल। एंड फ्रीक्वेंट ब्रेक लेने पड़ते हैं फ्यूल फिल करने के लिए। 150 किलोमीटर की बात करूँ, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.5 या 3 घंटे में रुकना ही पड़ता है ऑन अ लॉन्ग टूर फॉर अ फ्यूल ब्रेक। तो या दैट्स अबाउट इट। दूसरी बात ये करूँ तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की बाइक है। इसे बाइक भी मैं कहता हूँ कभी कभी, बिकॉज इट इज़ लाइक दैट। स्कूटर बोलने में मुझे कभी कभी जो है हेजिटेशन फील होती है। एवरी इंच इज़ प्रॉपरली डिज़ाइंड। इसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको लगता है ये जो है अनवांटेड दी हुई है स्पेस, या फिर यहाँ पे कुछ कर सकते थे, या फिर यहाँ पे इतना टाइट करने की क्या ज़रूरत थी। एवरीथिंग आप फ्रंट में देखो जितनी जगह छोड़ी गई है, पीछे देखिए या फिर बीच में, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से स्पेस दिया हुआ है। सिर्फ एक इसमें दिक्कत ये है, जैसे कि आप ये बीच का हिस्सा देख सकते हो, इसमें आप जो है लगेज नहीं रख सकते। तो ना ही आप सब्ज़ी वगैरह मंडी में जाके बहुत सारी सब्जियाँ ले सकते हो, यू कांट डू दैट। ग्रोसरीज़ की बड़ी बैग भी आप नहीं ले सकते, और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि पीछे बंदा बिठा के उसके हाथ में भी आप नहीं दे सकते हो। बीच में रखोगे तो बंदा जो है वो सीट के बाहर चले जाता है। सो दैट इज़ द थिंग। सो लेस स्पेस टू फिट आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ ऑल्सो। तो इसमें कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दी गई है कि बाहर से जो है आप एडिशनल कोई फिटिंग कराए। जैसे कि एडिशनल फिटिंग मतलब हेडलाइट की अगर बात करूँ, इसमें मैंने कोई भी साइड ग्रिल्स वगैरह नहीं लगाए हैं प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज इससे लुक ख़राब होता है। एंड दिस इज़ अ वेरी स्पोर्टी मशीन, सो इट डिडंट वांटेड टू लुक लाइक अ बहन जी, इट इज़ अ रेसिंग मशीन अनलाइक दी अदर स्कूटर्स। ये जो हेडलाइट है इसकी आगे बात करता हूँ, बट इट इज़ नॉट सफिशेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट कहीं पे भी मुझे आगे की तरफ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दी गई है जहाँ पे मैं लाइट लगा सकता हूँ। हालांकि कुछ लोग नीचे की तरफ लगाते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ, मैंने देखा था सर्विस सेंटर गया था तो, बट आई डिडंट फाइंड इट काइंड ऑफ वेरी कंफर्टेबल और स्टर्डी। So yeah, that's the thing. That's the thing about the compact size. Okay guys, अब बात करते हैं हेडलाइट की। हेडलाइट का लुक मुझे काफ़ी
अच्छा लगा यहाँ पे। काफ़ी इंटीग्रेटेड सा डिज़ाइन है, अमेजिंग दिखता है, मॉडर्न है। एंड इसमें आप देखोगे ध्यान से तो 2 अलग बल्ब है, आपको अपर के लिए अलग मिलता है, डिपर के लिए अलग मिलता है। इसमें एक कमी है कि दोनों बल्ब जो है आप साथ में स्टार्ट नहीं कर सकते हो। हालांकि आप लोकल गैराज में जाके उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो, बट वाई टू डू सच थिंग। अगर ये कंपनी से ही मिलता तो दैट वुड हैव बीन रियली नाइस। बट 2 बल्ब होने का और एक बेनिफिट है कि जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं कहीं गया था टूरिंग पे, रात को एक बल्ब अचानक काम करना बंद कर दिया रात में। बट देन द गुड पार्ट वाज आई हैड दी अदर बल्ब, हालांकि वो शायद लोअर था, सॉरी डिपर था, तो आई कुड मैनेज, बट आई डिडंट बिकम ब्लाइंड टोटली बिकॉज ऑफ single bulb. So that's the beauty of having 2 separate bulbs. So I think that is an advantage. But again इस दोनों जो बल्ब है, हालांकि आप अपर डिपर पे जब स्टार्ट करते हो तो दोनों लाइट चालू होती है, जब आप पास देते हो तो दोनों लाइट स्टार्ट होती है। बट दोनों भी लाइट अगर आप पिच डार्क में भी चलाओगे तो भी आपको बढ़िया थ्रो नहीं मिलता, बिकॉज द काइंड ऑफ मशीन इट इज़, इट डिमांड्स यू टू राइड द व्हीकल वेरी फास्ट। ओके, तो फास्ट का मतलब होता है 60-70 आराम से आप इस पर चला सकते हो रात में। बट देन बिकॉज ऑफ द पुअर हेडलाइट आपको मजबूरी में 30-35 चलाना पड़ता है, वो भी वेरी वेरी केयरफुली एंड कॉशियसली। तो वो दिक्कत है रिलेटेड टू द हेडलाइट। मैंने बाहर से जो है वाइट कलर की LED अपर में लगाई है, बट अगेन दैट डज़ नॉट हेल्प मच। सो लेट मी सी इन फ्यूचर कुछ अच्छे पावरफुल सेटअप मिल जाए। बट इट्स नॉट अबाउट द बल्ब, आई फील इट्स मोर ऑफ द इनसाइड थिंग, जो अंदर से जो रिफ्लेक्टर बनाया गया है वो मेरे ख्याल से उसका चेंज होना चाहिए। सो अगर वो होता है दैट विल बी नाइस। बट लेट्स सी, इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा ही। मैंने ऑनलाइन भी देखा था प्रोजेक्टर लैंप्स। बट नेवरदलेस अगर आप बात करें ब्रेकिंग की, मैं बात कर रहा था पावर की, व्हील्स की, बट सबसे ज़्यादा पावर आप यूज़ कर पाते हो इसके भरोसे। सो यू हैव गॉट दिस फ्रंट ABS एंड बाई ब्रेक का ब्रेक मिलता है, पीछे जो आपको है नॉर्मल ड्रम ब्रेक मिलता है। सो दैट इज़ अमेजिंग। द ब्रेकिंग इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड सफिशेंट ब्रेकिंग डिस्टेंस, आपको शॉर्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस मिलता है। इमरजेंसी ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेकिंग में भी आपकी गाड़ी स्किड नहीं करती बिकॉज ऑफ द ABS, वेट सर्फेस हो या ग्रेवल हो। सो क्वालिटी ऑफ द ब्रेक पैड्स इज़ ऑल्सो अमेजिंग। ब्रेक शू भी काफ़ी एक्सेलेंट है। 12,000 किलोमीटर गाड़ी कर चुकी है, आपने पिछले सर्विस वाले वीडियो में देखा होगा 12,000 किलोमीटर की सर्विस हुई थी। तो इट्स अमेजिंग एंड द क्वालिटी इज़ ऑल्सो ग्रेट। इट विल लास्ट अनदर आई थिंक 5,000 or 7,000 more it will last. I think I will be required to do the brake change shoe and the pads by like 18,000 or 20,000 किलोमीटर पे शायद मुझे चेंज करना पड़े। बट इसमें जो ABS मोटर लगा होता है वो लगा हुआ है आगे की तरफ यहाँ पे। तो यहाँ पे ABS मोटर लगा हुआ है। जब मैं अंधेरे में रात को चला रहा था स्टेट हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़ जहाँ पे सुनसान होता है, देन यू लिटरली कैन हियर दैट ABS मोटर मेकिंग नॉइज़ व्हेन यू डू अ हार्ड ब्रेकिंग। क्योंकि अंधेरे में जैसे आई वाज स्पीकिंग हेडलाइट काफ़ी कम है, तो अचानक पॉटहोल आपको दिखते हैं, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, एंड व्हेन यू डू हार्ड ब्रेकिंग तो मोटर में से करके ऐसी आवाज़ आती है एंड यू लिटरली फील दैट द बाइक इज़ कनिंग एट यू। दूसरी बात है, मेरी मॉडल में ABS के मोटर में एक प्रॉब्लम आई है। वो तब आई थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सर्विस बाहर कराई थी बाइक की और फ्रंट के ब्रेक पे काम हो रहा था। हालांकि कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं हुई थी, बट व्हाट हैपेंस इज़ दिस ब्रेक बिकम्स फिक्स्ड हियर। इमरजेंसी ब्रेकिंग में कभी कभी जब आप स्लो स्पीड पे ब्रेक करते हो 510 पे ट्रैफिक में ब्रेक करो, कभी कभी हार्ड ब्रेक कर दी तो ये हार्ड हो जाता है, ये पीछे नहीं आता फॉर अ फ्यू सेकेंड। आई स्पोकन टू द सर्विस सेंटर वालों को कहना था, एक ने कहा कि केबल आपकी गई है, केबल चेंज करनी पड़ेगी, दिस द केबल दैट दे वर टॉकिंग अबाउट, दिस केबल नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, बट आई डोंट थिंक सो इसका कोई इशू है बिकॉज अदर सर्विस सेंटर में मैं गया था थाने में, उन्होंने ब्रेक जो है क्लीन किया था WD-40 से एंड देन इट वाज ऑल गुड। हालांकि ये कभी कभी अभी दिक्कत आती है, बट आई नीड टू काइंड ऑफ लुक इनटू इट। सो या दैट्स द थिंग। बट ब्रेकिंग डिस्टेंस इसका काफ़ी अच्छा है, लो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, तो आपको अगर आप प्रिपेयर्ड भी नहीं हो और कोई चीज़ आ जाती है देन टू यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डू दैट ब्रेकिंग। सो वेरी नाइस। बात करते हैं इसके साइड किक की। जो साइड किक पे मैंने अभी लगाई हुई है गाड़ी, दिस इज़ द साइड किक विच यू कैन सी। बट साइड किक के अलावा जो है जो मेन स्टैंड है, दिस इज़ द मेन स्टैंड, ये भी काफ़ी अच्छा है। बट इसमें एक दिक्कत है, ये जो आपको सॉरी मैं साइड किक इसकी बात कर रहा था, साइड दिस इज़ द साइड किक, वो साइड स्टैंड है, आई एम सॉरी। सो साइड स्टैंड इज़ ऑल्सो एक्सेलेंट एंड मेन स्टैंड इज़ ऑल्सो एक्सेलेंट। बट दिक्कत ये है कि आप साइड किक पे जो साइड स्टैंड पे जो है किक नहीं लगा सकते हो बिकॉज इट टचेस हियर। तो अगर आप ट्रैफिक में हो
तो बार बार आपको मेन स्टैंड पे डालना पड़ेगा जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू शट डाउन द व्हीकल। मेन स्टैंड पे डालो, फिर किक लगाओ, फिर हटाओ एंड देन यू गो। सो दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, समथिंग शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ वाइल डिज़ाइनिंग दिस व्हीकल। सो वो बात है। एंड दूसरी बात ये साइड किक की गाइस कि जब भी साइड किक देना पड़े तो आपको एक्सेलरेटर होल्ड नहीं करना पड़ता है, अनलाइक अदर बाइक्स एंड स्कूटर्स। विद जस्ट द साइड किक द व्हीकल कम्स टू लाइफ एंड आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बट या वही दिक्कत है, मेन स्टैंड पे डाले बगैर आप साइड किक नहीं लगा सकते हैं। ओके, अब लास्ट के 2 पॉइंट्स में कवर करना चाहूँगा। जो इस व्हीकल को एयर वेंट्स दिए गए हैं, कुछ इस तरह से एयर वेंट्स आपको मिलते हैं, बट अगेन इट इज़ काइंड ऑफ डमी। बट ये जो एयर फ्लो के लिए बनाया गया है, सो इट इज़ काइंड ऑफ नाइस, बट इट लैक्स कूलिंग द एयर, कूलिंग द इंजन फास्टर, स्पेशली इफ़ आई एम डूइंग टूरिंग ड्यूरिंग द डे। कुछ इस तरह की अगर धूप हो जहाँ पे तेज़ रोशनी जो है आपको गिर रही है आपके सड़क पे और इंजन बहुत गर्म हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना पड़ता है जस्ट टू कूल डाउन द इंजन। तो हीट अप जल्दी होता है ड्यूरिंग द डे इफ़ यू आर टूरिंग एंड डूइंग हाई स्पीड क्रूजेस ऑन 70-80। बट वही चीज़ अगर आप रात में करो, इट इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल एंड स्मूथ। अब बात करें लास्ट में, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे कि सर्विसिंग कहाँ करनी चाहिए, सर्विस सेंटर में, ऑथोराइज सर्विस सेंटर में करनी चाहिए या बाहर लोकल गैराज पे करनी चाहिए, सो बेसिकली मैंने दोनों जगह की है। सो आई थिंक 4 सर्विसेज वर डन इन द कंपनी, नॉट बिकॉज दे वर फ्री और समथिंग। फ्री वाला हिसाब नहीं है उसमें, क्योंकि एक पेड है एक फ्री है, सो नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट देन जस्ट टू नॉट वॉइड द वारंटी लगी रहे, इसलिए हमने कंपनी में की थी। बट कंपनी में करने का और बाहर करने में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1-2 डिफरेंस होते हैं मेजरली मैं बताऊँ, फिर वो आपकी कार हो या आपकी बाइक हो। कंपनी में उनको ट्रेनिंग दी जाती है हर एक पैनल और हर एक पार्ट ठीक से खोलने की, उनको पता होता है क्योंकि दिन में वो 100 गाड़ी उनके पास आती है सेम मॉडल की, सो दे नो एग्जैक्टली हाउ टू ओपन दैट पर्टिकुलर पैनल और पर्टिकुलर पार्ट। बट गैराजेस में क्या होता है कि दे आर हैविंग डिफरेंट व्हीकल्स, कोई एक पर्टिकुलर व्हीकल की एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। और जब बात आती है खास करके इस तरह की बाइक्स की जो कम होती है लोगों के पास, तो हर कोई मैकेनिक को नहीं पता होता एग्जैक्टली कैसे खुलता है। मुझे खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बाहर दी थी तो बैटरी खोलने के दौरान उस मैकेनिक से जो है छोटा सा क्लिप टूट गया एंड देन दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो वो बात है। दूसरी बात, सर्विस सेंटर में जब सर्विस होती है तो एक मैं बात बता दूं, सर्विस सेंटर वाले जो है इस यहाँ पे क्लच खोल के इसे भी सर्विस करते हैं, ठीक है, इफ़ इट इज़ कमिंग इन द कैमरा, इसे भी सर्विस करते हैं अच्छे से। बट बाहर अगर मैं सर्विस करने दूँ तो इसका अलग से मुझसे चार्ज लिया जाता है। आई डोंट नो नाउ, दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, गैराज टू गैराज, सो दैट्स द थिंग and I think that's about it, guys. Alright guys, so this was the ownership experience of Aprilia SR150 2019 model and I hope I was able to cover most of the points. And guys, description में मैंने Aprilia 150, 160 and 125 का सर्विस मैनुअल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप सर्विस मैनुअल PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास Aprilia 150 SR के रिलेटेड और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बेहद खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन से हटाकर आप मेरा चैनल चेकआउट कर लें एंड चैनल को चेकआउट करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को या इसके बाद वाले वीडियो को देखने के पहले डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद समवन हु नीड्स टू सी दिस। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।